हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गोभी की फसल में सड़न गलन रोग के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे दोस्तों, गोभी की फसल में सड़न गलन से हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और मैंने ऐसे कई प्लाट और कई सारी ऐसी एरिया देखी हैं जहाँ पर सैकड़ों बीघे खेती जो है वो सड़न से खराब हो जाती है, यानी गलन से खराब हो जाती है। हाउ टू कंट्रोल, किस प्रकार से हम इसको नियंत्रित करें और कौन से ऐसे बेहतरीन तरीके हैं, कौन से ऐसे प्रिवेंटिव तरीके हैं जिनसे हम इनको आसानी से कंट्रोल में ले सकते हैं, और कौन से ऐसी क्यूरेटिव दवाइयां हैं जिनका प्रयोग करके आसानी से हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस विषय के ऊपर एक विशेष चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम बात करें गोभी की फसल में सड़न गलन रोग के बारे में, तो देखिए इस प्रकार की किसानों की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि गोभी का जो तना है वो पूरी तरीके से यहाँ पे गल चुका है दोस्तों। और तना गलने के साथ साथ जो है उसमें आपको छोटे छोटे से कीट जो हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे होंगे कि जो कीट हैं वो इसमें लग चुके हैं, चावल जैसे जो कीट हैं इसमें पड़ चुके हैं। और भी कई सारी चीज़ें जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि इसमें पश टाइप का बन जाता है, धीरे धीरे करके पूरा का पूरा पौधा जो है वो खराब हो जाता है। इन दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में दोस्तों सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हम दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो ये जो लिक्विड यहाँ पे बनता है ना, ये लिक्विड सोखता नहीं है और हमारी जो समस्याएं होती हैं वो खत्म नहीं होती हैं। जब हमारी फसल में इस प्रकार की फंगस संबंधी समस्याएं आए तो हमें नाइट्रोजन को अवॉइड करना है, यानी हमें यूरिया जैसे प्रोडक्ट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो स्प्रे के माध्यम से हो या फिर मिट्टी के माध्यम से। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसके बेहतर उपचार क्या है, कौन से ऐसे बेहतरीन तरीके हैं दोस्तों जिनका प्रयोग करके हम इसको आसानी से कंट्रोल में ले सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो यहाँ पर हम इसके उपचार की अगर बात करें, तो उपचार में हम यहाँ पर दो तरीकों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें जो पहला हमारा तरीका है वो है मिट्टी के माध्यम से। यानी मिट्टी के माध्यम से हम इसको किस प्रकार से कंट्रोल करें जिससे कि ये रोग जो है वो आसानी से कंट्रोल में आ जाए। देखिए, मिट्टी से कंट्रोल करने के यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है प्रिवेंटिव तरीका। प्रिवेंटिव की अगर हम बात करें तो यानी रोग आने से पहले, यानी कह सकते हो कि खेत जुताई के समय ही हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट को डाल दें जिससे कि इस प्रकार की समस्या ही हमारी फसलों में ना आए। दूसरा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब है दोस्तों कि जब हमारी फसलों में रोग आ जाता है तब हम ऐसे कौन से दवाइयां हैं जिनका प्रयोग करके इस रोग को आसानी से कंट्रोल में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले तरीके के ऊपर बात करते हैं, जो कि मिट्टी के माध्यम से कैसे कंट्रोल करें, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, मिट्टी के माध्यम से अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीका बताया, जिसमें मैंने सबसे पहला बात की है प्रिवेंटिव तरीके के बारे में। प्रिवेंटिव तरीका हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, हमें यह चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे मिट्टी के अंदर जो फंगस है वो लगभग 1 से लेकर के 1.5 फीट, यानी कहने का मतलब है 1.5 फीट के आसपास होते हैं। अगर हम इस फंगस को कंट्रोल कर ले तो हमारी फसल जो है वो स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन इस फंगस को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ऐसे कोई भी दवाइयाँ मार्केट में नहीं आई हैं जो 1.5-2 फीट तक आसानी से काम कर जाएं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, फंजीसाइड में जो बायो फंजीसाइड है वो काफ़ी अच्छा फंजीसाइड माना जाता है प्रिवेंटिव के तौर पर। इसमें हम जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं दोस्तों वो है ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा के साथ दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा प्रयोग करते हैं, वो है दोस्तों स्यूडोमोनास। लेकिन दोस्तों ये जो है सबसे बड़े पैमाने पर यूज की जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें गोभी की फसल में इसको कंट्रोल करने के बारे में, तो ट्राइकोडर्मा के भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मिट्टी में बहुत सारे केमिकल्स, कार्बोफ्यूरान है, इसके अलावा फिब्रोनिल है, और भी क्लोरोपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन, ऐसे दवाइयाँ जो है मिट्टी में देते रहते हैं, जिससे कि ट्राइकोडर्मा के फंगस भी आसानी से कंट्रोल में नहीं आते हैं, आसानी से काम नहीं कर पाते। इसका और भी रीजन है, मिट्टी का जो पीएच लेवल है अगर वो हाई हो गया
तब भी ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, ट्राइकोडर्मा के जो फंगस हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो परफेक्ट नहीं हुआ तब भी ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों ये विकल्प मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से फंगस को कंट्रोल करोगे तो यहाँ पर ये कंट्रोल होने वाला नहीं। तब फिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका हम प्रयोग करके इसको आसानी से दोस्तों जो है वो कंट्रोल में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जो मैं कई सालों से किसानों को यूज करवाता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कैडिला कंपनी का काली सेना अल्ट्रा के बारे में। ये वास्तव में एक बायोफंजीसाइड है और इसके अंदर हमें एस्परजिलस नाइजर प्रकार के जो फंगस हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि पिथियम प्रकार के जो फंगस होते हैं उनको आसानी से कंट्रोल में ले लेते हैं। तो डंपिंग ऑफ पिथियम हुआ, डंपिंग ऑफ राइजोक्टोनिया हो गया, यानी जड़ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर होती है तो काली सेना आसानी से उसको कंट्रोल में ले लेती है। काली सेना की और कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये है कि ये फसल में पीएसबी के रूप में भी काम करता है, यानी फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के रूप में काम करता है, जिससे मिट्टी का जो पीएच लेवल है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो हमें काली सेना का प्रयोग करना है। अब काली सेना का प्रयोग हमें खेत जुताई के समय ही करना है, और इसके अगर हम डोज की बात करें तो इसका डोज अगर आपकी फसल में इस प्रकार की समस्या ज़्यादा है तो आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काली सेना का प्रयोग करना है। इसको प्रयोग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको 1000 किलोग्राम गोबर लेना है, उसी में मिलाकर खेत जुताई के समय आपको देना है। क्या हम काली सेना के साथ डीएपी या एनपीके फर्टिलाइजर को दे सकते हैं? तो आपको देना तब है जैसे आपने इस बार काली सेना को खेत में डाल दिया और जुताई करवा दी, उसके अगले बार में आप डीएपी या एनपीके फर्टिलाइजर को दो। इसी में दोस्तों क्या होता है कि हमारी मिट्टी का जो पीएच है वो बहुत अच्छा नहीं है और हम गोबर जैसी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक ट्राली जो गोबर होता है उसमें 37% यानी 35% के आसपास जो है वो कार्बन होता है, और जियो लाइफ का जो कार्बन स्टोन आता है इसके अंदर में 35% जो प्योर कार्बन है वो देखने को मिलता है। तो इसके डालने से हमारी जो लाभदायक बैक्टीरिया होंगी वो ज़्यादा तेज़ी से वर्क करेंगे, मिट्टी का पीएच लेवल अच्छा होगा, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो हमें यहाँ पे कार्बन स्टोन का भी प्रयोग करना है। अगर आपकी फसल में समस्याएं ज़्यादा हैं या आपने कई सालों से गोबर की खाद नहीं डाली है, तब आपको दोस्तों इसका प्रयोग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। यह हुई बात कार्बन स्टोन की। यहाँ पर जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है दोस्तों जोस अल्ट्रा। जोस अल्ट्रा जो है वो कैडिला कंपनी का आता है और इसके अंदर दोस्तों माइकोराइजा के सारे गुण विद्यमान है, और माइकोराइजा के साथ साथ इसमें और भी अदर चीज़ें हमें मिलती हैं जो भी हमारी फसलों में रिक्वायरमेंट होती है। ये जो जोस अल्ट्रा है ये आसानी से दे देता है। ये पीएसबी के रूप में भी कार्य करता है और इसलिए हमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखते हैं। ये जड़ों में तेज़ी से वृद्धि करता है। ये जब जड़ का विकास करेगा, काली सेना कोई फंगस नहीं आने देगा, और कार्बन स्टोन जो है वो पीएच को और हर चीज़ को बैलेंस। तो ये तीनों प्रोडक्ट मिलकर हमारी फसल में किसी भी प्रकार की समस्या को नहीं आने देंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी फसल में इस प्रकार की समस्याएं जो है दोस्तों वो हो चुकी हैं, तब आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को आप सभी पूरा देखें। मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर है लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी फसल में इस प्रकार की समस्याएं आ चुकी हैं कि जो पौधा है वो गलन है या गल रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि टाटा कंपनी का ब्लिटॉक्स के नाम से आता है। इसके अंदर हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म में देखने को मिलता है, और इसका जो डोज है हमें दोस्तों वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ब्लिटॉक्स का प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको लेना है यहाँ पर टाटा कंपनी का कंट्राफ प्लस, जो दोस्तों आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से यूज में लेना है। और तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों सीथमार। इसके अंदर हमें वेलिडामाइसिन देखने को मिलता है और इसका डोज दोस्तों आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है।
चावल जैसे कीट भी हमारी फसल में इसमें आते हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पर कार्बोफ्यूरान का जो लिक्विड आता है, जैसे एफएमसी कंपनी की बात करें तो एफएमसी कंपनी का दोस्तों ये मार्शल के नाम से आता है। तो इसका डोज हमें दोस्तों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन सभी को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि जब हम पानी लगाते हैं तो हमारा जो मेन नाला होता है, उसी नाले में हम एक 200 लीटर का या 50 लीटर का ड्रम ले लें, उसमें एक टोंटी लगा दें और धीरे धीरे दोस्तों ये जो दवा है ये टपक टपक कर पूरे खेत में आसानी से चली जाएंगी और हमारा जो रोग है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में ले लेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले बात की प्रिवेंटिव तरीके की, और दूसरा मैंने यहाँ पे बात की क्यूरेटिव पे कि अगर आपकी फसल में रोग लगा हुआ है तो आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल में ले सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप अपनी फसल में 100% तक जो रोग है उसको कंट्रोल में ले सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि स्प्रे के माध्यम से हम इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से ऐसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो इस रोग को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो आप देख सकते हो यहाँ पर है। सबसे पहला है नेटिव फंजीसाइड। नेटिव बायर कंपनी का आता है और इसके अंदर हमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का WG फार्मुलेशन देखने को मिलता है। नेटिव की अगर हम डोज की बात करें तो इसका डोज हमें दोस्तों 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना चाहिए, यानी नेटिव हमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना चाहिए। नेटिव के अंदर हमें सिस्टेमिक फंजीसाइड देखने को मिलते हैं और ये दोस्तों काफ़ी अच्छा फंजीसाइड है। इसके साथ हमें लेना है रोको फंजीसाइड। रोको के अंदर हमें थियोफ्रेन मिथाइल 70% WP फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके डोज की बात करें तो इसका डोज हमें दोस्तों 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना चाहिए, यानी नेटिव हमें लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और रोको लेना है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इसके साथ हम एक बैक्टीरियासाइड को ऐड कर सकते हैं, यानी जो फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड दोनों का काम करे। तो इसके लिए हम लेने वाले हैं यहाँ पर वेलिडामाइसिन। वेलिडामाइसिन की अगर हम बात करें तो इसका डोज हमें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से वेलिडामाइसिन का डोज यहाँ पर लेना है। इन सभी को स्प्रे करते समय हमें इसमें स्टिकर का प्रयोग जरूर करना है। स्टिकर के प्रयोग से दोस्तों ये जो दवा है वो आसानी से अंदर प्रवेश कर जाएगी और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है वो देगी। हमें याद रखना चाहिए कि इन सभी का यानी फंजीसाइड का स्प्रे करते समय हमें किसी भी NPK फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी टॉनिक बेस्ड फंजीसाइड, कोई भी हमें टॉनिक का प्रयोग इसमें नहीं करना है। तो ये बात हुई कॉम्बिनेशन नंबर 1 की। जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो इस दवा का स्प्रे करने के लगभग 5 से 7 दिन बाद हमें दोस्तों फिर से रिपीटेड स्प्रे करना है। उसमें हमें दोस्तों लेना है यूनिकार्न। यूनिकार्न में जैसा कि आप देख सकते हो हमें इजॉक्सीस्ट्रोबिन और इपॉक्सीकोनाजोल का EC फार्मुलेशन देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है। इसी नहीं दोस्तों SC फार्मुलेशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। ये हमें सफायर कंपनी का देखने को मिलता है जो कि क्रिस्टल का ही एक ग्रुप है। इसके डोज की बात करें तो इसका डोज हमें दोस्तों 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना चाहिए। इसके साथ हमें ऐड करना चाहिए ब्लिटाक्स, यानी दोस्तों टाटा का कॉपर जो आता है। ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और सिस्टेमिक फंजीसाइड है। तो इसका डोज हमें अगर हम बात करें तो इसका डोज हमें दोस्तों 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसी के साथ हमें ऐड करके स्प्रे करना चाहिए। साथ में हमें स्टिकर मिलाना चाहिए और इसके साथ हम दोस्तों इसमें वेलिडामाइसिन का भी प्रयोग हमें इसके साथ करना चाहिए। वेलिडामाइसिन का डोज हमें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना चाहिए। ये वेलिडामाइसिन आप धानुका कंपनी का लो या किसी भी कंपनी का लो, एक बेहतर कंपनी हो, अच्छे रिजल्ट आपको देगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे यूनिकार्न के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के स्थान पर कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी जो कोसाइड आता है 2000, आप उसका भी प्रयोग दोस्तों 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हो। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप यूनिकार्न के साथ ब्लिटाक्स मिलाइए या फिर कोसाइड 2000 मिलाइए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ कहते हैं कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्यूरेटिव, यानी अगर आप शुरुआत से ही इस समस्या का निदान करते हो तो आपको जो बाद में समस्या आती हैं उससे दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब एक ही है दोस्तों
कि अगर आपकी फसल में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो आप शुरुआती अवस्था से ही इसमें ध्यान रखें। मैंने जो भी तरीके आपको यहाँ पे बताए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, जो भी प्रिवेंटिव तरीका मैंने आपको बताया है, आप उसका प्रयोग जरूर करें। जैसे मैंने यहाँ पे काली सेना, कार्बन स्टोन और जो सल्फर को बताया है। इसके अलावा नाइट्रोजन का जो रेशियो है उसको आपको मेंटेन करना है, तो उसमें आपको कैल्शियम नाइट्रेट यानी कैल्शियम का प्रयोग करना है, जिससे कि जो नाइट्रोजन लेवल हमारी फसल में डाउन है वो आसानी से पूर्ति हो जाए और हमें यूरिया के कट्टे इसमें न डालना पड़े। उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि ये जो वीडियोज है वो आपको पसंद आई होगी। मैंने इस समस्या से संबंधित जो भी पार्ट बन सकते थे, जो भी दवाइयाँ बन सकती थी, मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है। मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर होती है, लेकिन आप सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली हैं। तो थैंक यू दोस्तों। फिर